अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम हैमलेट का डिले या उसकी इर्रेजोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ताकि हमें बुनियाद बांधने में आसानी हो जाए। तो सबसे ज़्यादा फेमस एक सोलिलोक्वी है जिसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, ये सोलिलोक्वी जो है, जो हमारा टॉपिक है, उसकी जिस्ट को एक्सप्लेन करती है। तो बुनियादी तौर पर जो हैमलेट है एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है कि जिसे उसका जो फादर है जो कत्ल कर दिया जाता है, जिसका मर्डर उसकी अपनी मदर गर्ट्रूड और उसका चचा क्लॉडियस करता है। वो डिमांड करता है कि तुम अपने फादर के कत्ल का बदला लो, लेकिन हैमलेट जो है ओइंग टू मैनी रीजंस डिले करता है रिवेंज लेने को। तो इसको हैमलेट का डिले कहते हैं। आज की वीडियो को जो हमारा मकसद ये होगा कि जो हैमलेट ने अपने फादर के कत्ल का बदला लेने को डिले किया, उसकी क्या रीजंस थी, वो क्या इम्पेडिमेंट्स थी, वो क्या चीज़ें थी जो हैमलेट को रिवेंज लेने से रोक रही थी। अब जो हैमलेट है उसे बुनियादी तौर पर इल डिसीजन या डिले का प्ले भी कहा जाता है। इल डिसीजन या डिले का प्ले इस वजह से कहा जाता है कि जो सीनियर हैमलेट है, जो हैमलेट का फादर है, उसको मर्डर कर दिया जाता है। अब हैमलेट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने फादर के मर्डर का बदला ले, लेकिन वो अपने फादर के मर्डर का टाइमली बदला नहीं ले सकता। उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं, उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसी वजह से जो हैमलेट है उसे प्ले ऑफ इल डिसीजन या डिले कहा जाता है। हैमलेट जो है अपने फादर का जो रिवेंज है वो इस वजह से नहीं ले सकता क्योंकि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है। अब होता कुछ इस तरीके से है कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं कि जो ब्लेस्ड होते हैं, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होती है, लेकिन हैमलेट एक ऐसा कैरेक्टर था कि जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। अब जो क्रिटिक्स हैं, जो नाकदीन हैं, उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट थेरीज प्रपोज की जो हैमलेट का डिले था इन टेकिंग रिवेंज ऑफ हिज फादर। कुछ जो थे क्रिटिक्स, उन्होंने एक्सटर्नल डिफ़िकल्टीज़ को एक्सप्लेन किया कि जिसकी वजह से हैमलेट का डिले हुआ। अब एक जो क्रिटिक गॉट्स थे, उन्होंने हैमलेट को वीक और फ्रेल करैक्टर कहा। हालांकि इन रियलिटी जब आप हैमलेट को स्टडी करते हैं तो ऐसा नहीं है, हैमलेट कोई इतना ज़्यादा वीक या फ्रेल करैक्टर नहीं है। अब जो हैमलेट डिले के काजेज़ हैं उनको हम देख लेते हैं। जो नंबर 1 काज है वो इर्रेजोल्यूशन है, यानी इर्रेजोल्यूशन से मुराद ये है कि हैमलेट के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। वो ठीक वक्त पे ठीक फैसले लेने का कायल नहीं था और उसके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं थी कि वो ठीक टाइम पे ठीक फैसला ले सके। उसकी वजह ये थी कि रेनेसांस जो उस टाइम का पीरियड था उसके अंदर स्केप्टिसिज्म आया था। अब स्केप्टिसिज्म क्या था? स्केप्टिसिज्म बुनियादी तौर पर एक ऐसा फिनोमेना था कि जिसके अंदर एक शख्स जो है वो आपसे साइंटिफिक एविडेंसेस मांगता है, यानी वो चीज़ को डिग डीप करता है। तो हैमलेट जो था वो स्केप्टिकली एक रेनेसांस मैन की तरह बिहेव करता था और वो बहुत ज़्यादा सोचता था। वो किसी डिसीजन पे नहीं जाता था, रादर वो बहुत ज़्यादा सोचता था। अब जो रेनेसांस थी उस दौर की बात की गई है क्योंकि रेनेसां के दौर का ये वर्क है। तो उस ज़माने में जो स्केप्टिसिज्म था वो बहुत ज़्यादा था लोगों के अंदर। लोग बहुत ज़्यादा स्केप्टिक थे। अगर आप उनसे किसी चीज़ को डिस्कस करते थे, वो आपसे डायरेक्टली साइंटिफिक एविडेंस की बात करते थे और या फिर किसी दूसरे एविडेंस की बात करते थे। आपको अपनी चीज़ जस्टिफाई करने की ज़रूरत थी। उस दौर में दो जो फेमस स्केप्टिक पर्सनैलिटीज़ थी, एक गैलीलियो था जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया गया था उस ज़माने में, और उसके अलावा बी रसल था। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ड्रामेटिक कन्वेंशन है सोलिलोक्वीज़, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बुनियादी तौर पर सोलिलोक्वी एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसके अंदर जो कैरेक्टर होता है वो अपनी इनर फीलिंग्स को अपनी ऑडियंस के सामने पेश कर रहा होता है, यानी इंटरनली उसके अंदर जो चल रहा होता है उसके बारे में वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। जो हैमलेट है हमारा वर्क है, इसे ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो हमारा कैरेक्टर है हैमलेट, वो बहुत ज़्यादा सोचता है। वो सोचता क्या चीज़ है? वो ये चीज़ सोचता है कि वो अपने जो फादर है उसका जो कत्ल है या उसका मर्डर है, उसका वो रिवेंज किस तरीके से ले सकता है। लेकिन वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता कि उसने रिवेंज किस तरीके से लेना है, किन सर्कमस्टांसिस में लेना है और उसकी क्या शराइत या उसकी क्या कंडीशंस होंगी। तो इसी तनाजुर में सीनियर हैमलेट का जो घोस्ट है, उसका जो भूत है, सीनियर हैमलेट से मुराद हैमलेट का फादर है, वो अपीयर होता है स्टेज के ऊपर। वो हैमलेट से कमिटमेंट डिमांड करता है। वो कमिटमेंट क्या होती है? वो उसे डिमांड करता है
कि वो अपना जो फादर है, यानी वो जो घोस्ट कहता है कि वो अपने फादर के कत्ल का जो है वो बदला ले अपने जो फादर के कातिल हैं उनसे। अब जो हेमलेट है वो चूंकि एक स्केप्टिक करैक्टर है, तो वो सोचता है कि आया उसका फादर ठीक है या गलत है, यानी वो स्केप्टिकली बिहेव करता है, उस पर यकीन नहीं करता। अब जो इल डिसीजन है, इल डिसीजन इसका हमार्शिया है। हमार्शिया क्या है कि किसी भी ट्रेजेडी के अंदर जो हीरो होता है उसे ट्रेजिक हीरो कहते हैं। उस ट्रेजिक हीरो का जो डाउनफॉल होता है वो उसके हमार्शिया की वजह से होता है। तो इल डिसीजन, इल रेजोल्यूशन और डिले ये हेमलेट का हमार्शिया है कि जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो रहा होता है। उसकी वजह क्या थी? डिसीजन मेकिंग पावर उसमें क्यों नहीं थी? नंबर वन चीज़ ये थी कि वो अफ्रेड था क्लॉडियस से। क्यों? क्लॉडियस जो था उसके पास बहुत ज़्यादा फोर्स थी, पैसा था, वो किंग था उस ज़माने में डेनमार्क का। तो हेमलेट जानता था कि अगर वो क्लॉडियस से दुश्मनी मोल लेगा तो वो उसके फ़ायदे में नहीं है, रादर वो उसको नुकसान ही पहुंचाएगी। तो वो एट द बैक ऑफ माइंड क्लॉडियस से बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। उसकी वजह ये थी, एक कोटेशन देख देते हैं कि ही सेट्स लेयर्टीज़ अपॉन हिम। अब लेयर्टीज़ जो कि पोलोनियस का बेटा है, जो हमारा किंग है यानी क्लॉडियस, वो एक कॉन्स्पिरेसी लॉन्च करता है कि जिसके अंदर वो लेयर्टीज़ को हेमलेट के पीछे लगा देता है। हेमलेट जो बुनियादी तौर पर हमारा करेक्टर है वो कोई ज़्यादा बहादुर करेक्टर नहीं है, वो चिकन हार्टेड आदमी है, यानी वो दिल का कमज़ोर आदमी है। वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले सकता, अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ सकता, वो बहुत ज़्यादा सोचता है। अब कुछ रेफरेंसेस हम देख लेते हैं कि जहाँ से हमें ज़ाहिर होता है कि जो हेमलेट है वो किस तरीके से एक चिकन हार्टेड आदमी है कि जो कि राइट टाइम पे राइट स्टेप्स नहीं ले सकता या राइट डिसीजन नहीं ले सकता। अब क्लॉडियस को किल करने के लिए या अपने फादर का बदला लेने के लिए हेमलेट के पास बहुत सारे चांसेस होते हैं। नंबर वन चांस उसके पास तब होता है कि जब क्लॉडियस प्रे कर रहा होता है, लेकिन जब उसको प्रेयर के दौरान कत्ल इस वजह से नहीं करता क्योंकि क्रिश्चियन बिलीफ के अंदर यह है कि एक इंसान जब प्रेयर कर रहा हो तो आप जब उसे कत्ल करेंगे या उसका मर्डर करेंगे तो वो हेवन में जाएगा। लेकिन जो हमारा कैरेक्टर है हेमलेट, वो चाहता था कि जो उसका अंकल है क्लॉडियस वो हेल में जाए। एंड नाउ आई डोथ एंड ही गोज़ टू हेवन, यानी अगर आज मैं या अभी उसका मर्डर करूँगा क्योंकि वो प्रेयर कर रहा है तो वो हेवन में जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने शेक्सपियर को स्टडी करना है तो आपको AC ब्रैडले को ज़रूर स्टडी करना पड़ेगा। शेक्सपियर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला क्रिटिकल पर्सनैलिटी है। तो अब AC ब्रैडले बुनियादी तौर पर क्या कहता है कि जो कॉज है हेमलेट के डिले का वो मेलनकोली है। मेलनकोली से मुराद ये कि हेमलेट जो है वो अंदर से डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा दुखी है। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जिसके अंदर से हेमलेट गुजरता है और वो बहुत ज़्यादा इंटरनली डिप्रेस्ड होता है और दुखी होता है। नंबर वन, उसके फादर की डेथ होती है। उसके बाद जब उसे पता लगता है कि उसकी मदर का रिलेशनशिप था उसके अंकल क्लॉडियस के साथ और जो इंसेस्ट्रियस मैरिज है उसके बारे में जब उसको पता लगता है तो वो उसे मज़ीद डिप्रेस कर देता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि जिसकी वजह से जो कैरेक्टर है हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो इर्रेज़ोल्यूट हो जाता है। विथ सच डेक्सटेरिटी टू इंसेस्ट्रियस शीट। अब ये जो रेफरेंसेस दो तीन मैं जिक्र कर रहा हूँ ये ओरिजिनल टेक्स्ट से हैं। इन रेफरेंसेस को आप एडल्ट्री रेफरेंस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन एडल्ट्री से मुतालिक पॉप अप हो आपके पेपर में, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर वो इंसेस्ट्रियस शीट्स यानी उन आरामगाहों की बात कर रहा है कि जहाँ पे इंसेस्ट्रियस सेक्सुअल एक्ट जो थे वो परफॉर्म किए जाते थे। अ काउच फॉर लग्जरी एंड डैम्ड इंसेस्ट, उस काउच का जिक्र है कि जिसके ऊपर इंसेस्टियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता था। अब यूँ कि हायरार्की ऑफ इवेंट्स चल रही है, हेमलेट जो है उसकी पर्सनालिटी का जो ट्रैजिक फ्लॉ है उसका इल डिसाइसिवनेस वो हमारे पास आ चुकी है। तो उसी मोमेंट में फर्दर उसकी जो हायरार्की है उसके अंदर एक और इवेंट आता है कि जब जो सीनियर हेमलेट है वो उसे डिमांड करता है कि वो डिसाइसिव एक्शन ले उसके लिए, यानी वो अपने बाप के जो कत्ल है उसका बदला ले दुश्मनों से, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो अब क्रिटिकल कमेंट्स की तरफ जाते हैं। अब जो हेमलेट का डिले है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे जो थियरिस्ट थे, बहुत सारे क्रिटिकल फिगर्स थी, उन्होंने अपने अपने आइडियाज़ और व्यू पॉइंट्स दिए, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने कोई ऐसी बात की हो कि जिसको आप यूनिवर्सली तस्लीम करें। तो ये इशू जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक रिडल के तौर पर एक्ट करता है। अब रिडल के तौर पर एक्ट करने का इसको बेनिफिट बहुत ज़्यादा इस वजह से भी हासिल है कि बहुत सारे जो फ्यूचर क्रिटिक हैं या फिर मौजूदा दौर के क्रिटिक हैं वो अपनी अपनी जो क्रिटिकल एबिलिटी इस्तेमाल करते हैं और इसको अपने तरीके से
जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और अपने अपने आइडियाज़ और व्यू पॉइंट्स देते हैं। तो ये जो इशू है वो टेंटलाइज कर रहा है क्रिटिक्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ वीडियो को हम करते हैं जी एंड। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थम्स अप ज़रूर करें और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।